हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। बहुत दिनों से सब लोग कह रहे थे तुम लोग यार कि हम लोगों को एक एडवांस का पेपर सॉल्विंग का तरीका बताओ। तो मैंने 2021 का एक पेपर उठा लिया है, ठीक है, और उसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो वो सबसे पहले एडवांस के पेपर में जो प्रॉब्लम आती है वो टेम्परामेंट की आती है। एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम के हार्ड या सिंपल होने से नहीं होती, दिक्कत होती है टेम्परामेंट से। हम लोगों को डेली एक पेपर करना चाहिए, डेली नहीं कम से कम हर दूसरे दिन तो एक पेपर करना ही चाहिए। और कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी करनी चाहिए जिसमें दोनों शिफ्ट में पेपर दो, सुबह भी दो पेपर और शाम को भी पेपर दो। तो ये कई लोग मिस कर रहे हैं, केवल थ्योरी 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 कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एडवांस के पेपर में किसी भी क्वेश्चन को यार अपने ईगो से मत लड़ाना, है ना। अगर मान लो तुमने क्वेश्चन को ईगो से लड़ा दिया तो सवाल वहीं खत्म हो जाएगा और तुम परेशान रहोगे और कुछ नहीं होगा उससे। समझ रहे हो मेरी बात? कि मान लो जैसे तुम पढ़ के गए कि सर हमें ऑर्गेनिक तो अच्छे से आती है, हमने ऑर्गेनिक का क्वेश्चन उठा लिया और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को हमने ईगो से लड़ा लिया कि इसे तुम करके ही मानेंगे। एल्कीन का क्वेश्चन आया, हम इसे करके ही मानेंगे, या आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आया हम करके ही मानेंगे, कर लिया तो समझ लो वहीं काम सारा खराब हो गया। करके ही नहीं मानना है, सवाल को करना है। अगर आसानी से हो जाए तो करना है, नहीं आए तो छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। सबसे पहले 5 मिनट लगा के, बिल्कुल टाइम की कोई कमी नहीं होगी। एडवांस के पेपर में लिख के देता हूँ, जितना तुम्हें पेपर आ रहा होगा ना यार वो तुम 2 घंटे में आसानी से कर लोगे। बाकी बचे हुए टाइम में सवाल ढूंढ ढूंढ के गलत करोगे, निगेटिव करोगे। जितना पेपर आ रहा है वो 2 घंटे में आसानी से हो जाएगा, फिर जो 1 घंटा बचेगा उसमें ढूंढ ढूंढ के निगेटिव करोगे। तो निगेटिव नहीं करना है, सबसे जरूरी बात। मल्टी करेक्ट में जो ऑप्शन कंफर्म सही हो वही मारो, सबको टिक करने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ने हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस में इफर्ट नहीं करना है। ये जरूरी बातें हैं वही बिल्कुल, जिसे हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक। और सवाल से ईगो नहीं लड़ाना है कि हम इस सवाल को करके ही मानेंगे, कि काइनेमेटिक्स का सवाल आ गया अब तो इसे हम करके ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उस साल तुम्हारी किस्मत खराब हो, काइनेमेटिक्स सबसे कठिन सवाल आ गया और किस्मत में ज़्यादा अच्छी है नहीं, ये तो मैं मान के चलता हूँ, है ना। हम मेरी भी अच्छी नहीं, तुम्हारी भी अच्छी नहीं, हम लोग किस्मत के भरोसे, थोड़ी मेहनत के भरोसे हैं हम लोग। तो सवाल में ईगो नहीं लड़ाना यार, ईगो लड़ा लिया तो बड़ी दिक्कत। दूसरी बात, पेपर को देख के खुश मत होना और दुखी मत होना। ये मान के चलना पहला पेपर अगर सरल आया है, कुछ क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन कठिन है, तो रिलैक्स होके लगाना है। हर क्वेश्चन का वेटेज उतना ही है, चाहे तुम कठिन लगाओ या सिंपल लगाओ। तो आसान सवालों को ढूंढना है पहले पेपर में। और अगर केमिस्ट्री में मैं बात करूं और तुम कहो कि सर 40 नंबर की व्यवस्था करनी है एक पेपर में हमें, तो 80 नंबर दोनों पेपर में आ जाएंगे। तो 40 की व्यवस्था करनी या हम मान लें 30 की व्यवस्था करनी, 60 भी आ गए तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो 60-70 नंबर लाने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, सवालों को आसानी से ढूंढ ढूंढ के करेंगे, है ना। मैं तुम्हें करना भी सिखाऊंगा, अप्रोच भी बताऊंगा और पेपर में पहले करना क्या है ये भी बताऊंगा। तो पेपर को देख के मान लो तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया 2 सवाल, और तुमने कहा अरे ये तो नोट से लिखा गया, या मैंने जो लेक्चर लिए उनमें से कोई डायरेक्ट सवाल आ गया, तुमको अरे आज तो बहुत मजा आएगा, खुशी में सवाल गलत कर दिया है। और कहीं 2 सवाल मुश्किल आ गया, तुमने दुखी हो गए गलत कर दिए, तब भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये दोनों ही काम नहीं करने बिल्कुल, हमें कैसे भी करके नहीं करने, है ना। ना तो खुश होना है ना दुखी होना, पेपर में न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है कम से कम, है ना। अगर पहला पेपर मुश्किल आए तो दूसरा आसान आएगा, दूसरा पहला आसान आए तो दूसरा मुश्किल आएगा, ठीक है। किसी दिन और बात करेंगे कि ब्रेक में हम लोग पावर नैप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, किसी और दिन एक बार बात करेंगे। अभी तो टाइम है, पहले पढ़ लो, पहले कंटेंट ले आओ, पेपर में क्या करना है वो कर लेंगे। और यार ज़्यादा इधर उधर के वीडियो देखने से केवल समय बर्बाद होगा, ठीक है। तुम चाहोगे तो मैं मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखूंगा, जिसमें मोस्ट प्रॉबल क्वेश्चन वाला जो फंडा है ना, मेरे को ही पता है कौन सा है, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ले लेता हूँ, एडवांस शीट में दे देता हूँ। उसके अलावा तुम चाहते हो कि उन्हें डिस्कस भी करो तो मैं मोस्ट प्रॉबल क्वेश्चन वाली एक शीट भी डिस्कस कर दूंगा आराम से। एक ऑर्गेनिक की मतलब पूरे पेपर को ही ले लूँगा, जैसे मैं ये पेपर ले रहा हूँ 2021 का पेपर है, इसे मैं तसल्ली से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें आराम से मेरी बात समझ में आ जाए। वीडियो अंत तक देखना इसलिए ज़रूरी है ये वाला कि मैं सवाल के को स्लो करूंगा और ये मान के चलूंगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आधे घंटे से 35 मिनट तक का समय लेंगे इस पेपर को करने में, और पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते थे अभी तक की इन्फॉर्मेशन से, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैं मान रहा हूँ कि चैनल पे ऑर्गेनिक खत्म हो गई है, फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स हो गई है, और स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया है, और अपना इनऑर्गेनिक पूरी खत्म हो गई है। तो इतनी चीज़ें खत्म हो गई, इस बेसिस पे हम लोग सवाल को लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या। तो हम लोग पेपर को देखते हैं। सबसे पहले पेपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस में क्या करा है कि इसमें 4 क्वेश्चन है और इसमें सिंगल करेक्ट है, और कोई सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, +3 और -1 की नेगेटिव मार्किंग है। पहला क्वेश्चन हमने जैसे देखा, मान लो फटाफट देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं।
तो पहला क्वेश्चन हम कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में NaNH2 लिक्विड अमोनिया रखा है, ये हमें पढ़ा हुआ लग रहा है। एल्कीन एल्काइन क्वेश्चन है, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन हमें आइसोमेरिज्म तैयार है, हम लोगों ने पढ़ रखी है, सवाल भी लगा रखे हैं। तो मीजो कंपाउंड कर और इसका केवल कंफर्मेशन होना, तो ये भी हम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें किसका लग रहा है? सॉलिड स्टेट का। तो ये तो करना बनता ही, सॉलिड स्टेट का सवाल सरल होता है, पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने कर रखी है, तो इसका भी सवाल लगा देंगे। तो 4 सवाल हमने लगा लिए। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, +2 और 0 की मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस सवाल में तुक्के मारने से बचना है, निगेटिव मार्किंग ना भी हो तब भी तुक्के नहीं, इसे लौट के आके आखिरी में करेंगे। तो काफ़ी बड़ा सवाल है, इसमें बहुत टाइम जाएगा हमारा, तो अभी इसे फिलहाल के लिए गोला मार लेते हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इसे क्या करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखा कि स्टेम कर रहा है क्या कि प्लॉट ऑफ PZ वर्सेस P0, काफ़ी बड़ा सवाल है, ग्राफा बना हुआ है और थर्मोडाइनेमिक्स भी पूछी है। तो इस सवाल को अभी नहीं करेंगे, इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, इतना मुश्किल सवाल थर्मोडाइनेमिक्स क्यों ही करना है। अगला सवाल कर रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये हमें लग रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का है, तो लिक्विड्स का सवाल है, और लिक्विड का सवाल है तो लिक्विड का सवाल तो करना बनता है, यानी कि ये 2 सवाल हम लोग करेंगे। ठीक, अगला सवाल क्या करा? अब देखो मल्टी करेक्ट है, -2 की निगेटिव मार्किंग है, +4 -2 है। ठीक, +4 -2 की मार्किंग है और पार्शियल मार्किंग भी है, तो हम धीमे धीमे सवाल लगाएंगे इसके। पहला सवाल क्या कर रहा है? ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 से, ये तो सिंपल लग रहा है, ये लगाने वाला सवाल है, देख लेंगे, लगाते समय भी नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन क्यू विद NaH, और ये कह रहा है SN2 करानी कैरियर टेस्ट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि कोलॉइड्स की रिएक्शन करानी है और पेप्टाइजेशन वगैरह का सवाल है, और CMC पूछ रहा है, यानी सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, तो इसे देख लेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अभी नहीं पता, तो इसे हम बाद में देखेंगे। अगले सवाल में तो ग्राफ बने यार, इतना बड़ा सवाल तो ग्राफ वाला तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मल्टी करेक्ट है, सिंगल करेक्ट होता तो करते, तो इसे नहीं करेंगे। अगला सवाल कर रहा है मेटलर्जी है। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है, मेटलर्जी है। मेटलर्जी का सवाल हम थोड़ा सा सही कर सकते हैं, पार्शली सही कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे छोड़ देंगे। छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहो उतना छोड़ो, छोड़ने के लिए तुम आ जाओ तो बिल्कुल छोड़ सकते हो, जितना भयंकर तरीके से छोड़ सकते हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में देखेंगे कितने नंबर कर पाए हम लोग। ये क्वेश्चन तो करना बनता है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस का सिंपल सवाल दिख रहा है, तो इसे करना बनता है। अगला क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का Br2 और HNu के साथ रिएक्शन है, तो यूवी लाइट के साथ कराइए, तो ये तो कर सकते हैं। और अगली रिएक्शन ओजोनोलिसिस है, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये भी कर सकते हैं। और हम लोग टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स भी निकाल सकते हैं, तो ये हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, हमने कितने मिनट लगाए? हमने 3 मिनट इस सवाल बात में लगाए, इस बात में हमने 3 मिनट लगाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने। अब हमें क्वेश्चंस का एक आइडिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन हम कर पाएंगे, तो करना शुरू करते हैं एक एक करके सवाल को। पहले सवाल पे आ जाता है। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इस सवाल को हमें पता है कि NaNH2 और Na लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है। Na लिक्विड अमोनिया NaNH2 देख के पहले ही लगता है कि ट्रांस एल्कीन बनेगी, लेकिन NaNH2 क्या है? NaNH2 है बेस, आराम से देखना, NaNH2 है बेस। अगर ये बेस है तो ये पहले एसिडिक H लेगा, तो एसिडिक H कहाँ पे था? यहाँ पे था। ये H कैसा है? एसिडिक H है, तो यहाँ पे बन गया C- ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह का बन गया। अब जब Na लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो Na लिक्विड अमोनिया एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए उस पर। नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो दिस विल नॉट रिड्यूस। इसे रिड्यूस नहीं करेंगे और इसे रिड्यूस करेंगे किसमें? ट्रांस में, और ये H ले लेगा तो क्या बना जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांस बनानी है तो ऐसे बनाते हैं इसे, अगर हम मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में लिखें तो एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, देखो ट्रांस बन गई, देखो बन गई ट्रांस। तो ऐसा ऑप्शन मिलाओगे तो ऐसा ऑप्शन मिला के B आंसर आएगा, और क्योंकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो हमारा आंसर सही भी आएगा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? देखो इसमें इसे रिड्यूस कर दिया, इसमें इसे रिड्यूस कर दिया, और इसमें बना दी सिस, तो ये आंसर नहीं होगा। अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी करते हुए चलेंगे, आराम से करेंगे, तो पहले सवाल का आंसर हमने सही दे दिया।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द कन्फर्मेशन करस्पॉन्ड टू मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर ऐसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का मीजो फॉर्म बनाना है तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। भाई देखो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमने पढ़ लिया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो नहीं हो रही, इसमें हो रही है, इसमें हो रही है और इसमें हो रही है, 3 में हो रही है, तो एक में नहीं हो रही और हमें मोस्ट स्टेबल बताना है। तो हम क्या करेंगे भाई, मीज़ो बनाएंगे झक मार के, अब तो मजबूरी है कि मीज़ो 2,3 डाइऑल बना लो। जब मीज़ो 2,3 डाइऑल बनाया तो हमने बताया था, पढ़ाया था कि जब हम इससे क्या बनाएंगे न्यूमेन, तो नीचे वाले कार्बन को बस उठा के ऊपर फ्लिप कर देते हैं। तो फ्लिप कर दो भाई जरा इसे, तो पीछे वाले कार्बन को उठा के से आगे फ्लिप किया तो ये CH3 हो गया, इसके CH3 के पीछे CH3 आ गया, OH के पीछे OH आ गया और H के पीछे H आ गया। ठीक, ये बन गया। अब क्या करो, ऊपर वाले CH3 को घुमा देते हैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया Me, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया Me और यहाँ पे आ गया H। अब जरा देखना, जिसमें Me H और H कैसे हो, सेम साइड हो, H और H सेम साइड हो, Me सेम साइड हो और OH OH सेम साइड हो, वो आंसर होगा। तो इसमें Me अपोजिट होगा तो ये दोनों तो आपस में सेम हो ही नहीं सकते। इसमें देखना जरा, इसमें OH OH सेम साइड है और H और H अपोजिट होगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब तीनों आंसर नहीं हो सकते तो कौन सा होगा, ये देखो इसमें OH OH सेम साइड है, H और H सेम साइड है और CH3 सेम साइड है, यानी कि सही बना। और इसमें OH की वजह से क्या हो रही, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी हो रही है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फॉर द गिवन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट made of cation X and anion Y shown in the figure, ions of only one phase are shown for clarity. The packing fraction approximately बताना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बताना है, पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइड बाई 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें क्या पता है, क्या होती है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। लगा के देखना, लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं 2r माइनस विल बी इक्वल्स टू a, 2r माइनस इज इक्वल्स टू a। और जो r प्लस है उनकी कितनी कैटाइंस की कितने होंगे, नंबर ऑफ कैटाइंस कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ कैटाइंस जो होंगे अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो फेस पे लगे हैं 6 फेसेस हैं और हर फेस पे एक एक कैटाइन लगा है तो 1/2 यानी कि 3 होंगे। और नंबर ऑफ एनाइंस कितने होंगे, नंबर ऑफ एनाइंस हर कॉर्नर पे लगा है तो 1/8 इंटू 8 यानी कि 1 होगा। तो नंबर ऑफ एनाइंस हो गए 3, कैटाइंस हो गए 3 और एनाइंस हो गए 1। अब अगर जो कैटाइन यहाँ लगा है एनाइन, वो क्या करेगा, इससे a/√2 पे, इससे a/√2 पे, इससे a/√2 पे, और वो इधर वाले से भी क्या होगा, यहाँ पे जो लगा होगा उससे भी कैसा होगा, a/√2 से a/√2 से। तो बेसिकली ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, किसमें है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अगर तुमने देखो इसे FCC मान लिया और तुमने 74 आंसर लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि FCC तब होता जब Y माइनस खुद ही लगा होता फेस सेंटर पे, Y माइनस खुद ही लगा होता फेस सेंटर पे, तब FCC होता। IIT वाले हैं एडवांस वाला सवाल बनाया तो कुछ मुश्किल तो हो गई। तो क्या होगा, R प्लस अपॉन R माइनस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.414। ठीक, अब निकालो पैकिंग फ्रैक्शन। तो ई टैग वैल्यू कितनी जाएगी, 3 इंटू 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब डिवाइडेड बाय 2r माइनस का होल क्यूब। तो 4/3 पाई आर माइनस क्यूब बाहर ले लो तो 3r प्लस अपॉन आर माइनस का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 8r माइनस का क्यूब। इस सबको सॉल्व कर देना, आंसर 0.63 आ जाएगा। ठीक है, अंदर सॉल्व कर देना। r प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू कितनी रख देंगे, r प्लस अपॉन आर माइनस अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 0.414 का होल क्यूब प्लस 1,
इसे सॉल्व कर दोगे डिवाइड बाई 8 को तो पूरा 0.83 के लगभग आ जाएगा, 834 आ जाएगा, 0.634 आ जाएगा, तो ये पूरा सही हो जाएगा। सिंपल सवाल था, रटने वाला नहीं था। जिन्हें ये याद है कि ये एफसीसी है और उन्हें सीधा आंसर लगा दिया तो उनका गलत हो जाना है, ध्यान रखना। अगला क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम +3 स्टेट में है। क्रोमियम +3 में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो 3d5 होता है, 4s1 होता है क्रोमियम, और क्रोमियम +3 क्या हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। 3d3 में नो पेयरिंग, पेयरिंग की तो जरूरत ही नहीं है, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो म्यू की वैल्यू √3 × 3 + 2 यानी कि 3.87 आ जाएगी। ठीक, और दूसरा है CuF6 3- तो ये +3 के बराबर है, तो ये 3d10 और 4s1 था, तो Cu +3 की वैल्यू हो जाएगी 3d9 के बराबर। 3d9 में 3d9 में 3d8 हो जाएगी। ये सिली मिस्टेक है जो जल्दी से हो जाती है, 3d8 हो गए। हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्सा मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, तो इसका जो म्यू आ जाएगा वो √2 × 2 + 2 आ जाएगा यानी कि 2.84, तो इसका आंसर ए आ गया। अब जब देखो, जब तुमने 3 सवाल कर लिए ऐसे, जब तुमने 4 सवाल ऐसे सही कर लिए और जिनका कंफर्म से आंसर आ रहा है, सिंगल करेक्ट है, तो उसे लगाना है ही लगाना है, तो हमारे 12 नंबर सिक्योर हो यहीं पे। दिमाग में चल रहा है ये सब, पेपर में तुम्हारे भी चलता होगा, बताओ कमेंट करके कि चलता है कि नहीं चलता, कि अगर 2 सवाल लगा लिए तो 2 नंबर बढ़ गया, रैंक कितनी आई, ये सब चलता रहता है दिमाग में, सबके चलता है। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं यार, ये सब सोचोगे तो चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारा तब हो रहा है जब कोई और पेपर नहीं कर रहा है, तुम्हारे करने से थोड़ी हो रहा है सिलेक्शन। समझ रहे हो बात को। अगला सवाल हमने गोला मार रखा था तो करना ही था, आगे बढ़ जाते सीधे। उसके अगला सवाल ये भी गोला मार रखा है, ये भी नहीं करना, ये भी आगे बढ़ जाता है। तो देखो स्ट्रेस कम हो गया हमारा स्ट्रेस सडनली कम हो गया ना, कि हमें सवाल करना ही कम है अब तो। अब अगला सवाल हमने जो टिक किया लिक्विड्स का है, तो इसे हम करेंगे। देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज x डिग्री सेंटीग्रेड। To this solution, A equal volume of 0.1 molar barium chloride solution is added to make the new solution B. The difference in the boiling point of water in the two solutions A and B is, ठीक, तो इसे कैसे करेंगे, x और हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर हम पहले सवाल को देख लें तो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, समान सोल्यूशन कैसा है, सिल्वर नाइट्रेट है, और इसका कितना है, 0.1 है, कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, लेकिन ये तो ब्रेक होगा किसमें, Ag+ और NO3- में। तसल्ली से लिखना सवाल को लगाने के लिए, तो 0.1 बनेगा, यानी कि I की वैल्यू जो हो गई वो 0.2 हो गई। तो डेल्टा TB की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 2 × KB × M, तो 2 × KB की वैल्यू कितनी हो गई, KB की वैल्यू दी है 0.5 × M की वैल्यू दी है 0.1, तो आंसर आ गया 0.1। तो TB की वैल्यू कितनी आ गई, 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो x डिग्री सेंटीग्रेड में आना है, तो आंसर हमारा एक तो निकल आया 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और एकदम श्योरिटी से निकला, इसमें कुछ गलती हो ही नहीं सकती। मतलब तुम ब्लेंडर भी कर दो तब भी इसमें मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि y की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हमने AgNO3 में क्या जोड़ दिया, AgNO3 में BaCl2 सोल्यूशन मिला दिया। जब BaCl2 बना दिया तो BaNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा और ट्वाइस AgCl बन जाएगा। तो ये 0.1 था, ये 0.1 था। अब इसके 1 मोल से 2 मोल लग रहा, तो लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग हमारा क्या हो जाएगा, AgCl, तो ये खत्म हो जाना, AgNO3 हो जाएगा और ये 0.05 बच जाएगा, ये बन जाएगा 0.05, और ये तो प्रेसिपिटेट है। ठीक, तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी आ जाएगी 0.05 × 3 प्लस 0.05 × 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वॉल्यूम डबल हुआ था भाई।
अंग्रेजी को तसल्ली सवाल लगा रहे, अब तो आराम से सोच सकते हैं ना कि वॉल्यूम क्या हुआ है, डबल, हमें तेजी है ही नहीं, वॉल्यूम कैसा हुआ है, डबल हो गया, इक्वल वॉल्यूम मिला दिया, देखो हमने इक्वल वॉल्यूम मिला दिया तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो ये 2 लिख दिया, तो ये आ गया 0.15 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फिर से आ गया ये 0.15। ठीक, अब हमने इसमें आई का मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया है तो आई की जरूरत नहीं, तो डेल्टा टी बी हम सीधे लिख देंगे क्या, के बी इंटू एम, के बी की वैल्यू 0.5 इंटू ये है 0.15, तो ये आ गया 0.075, तो टी बी की वैल्यू आ गई 100.075 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो हमें डेल्टा टी बी बताना, डिफरेंस बताना, ये टी बी प्राइम लिख लो इसे, तो ये 100.100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, डिवाइड करें माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 2500, तो यानी कि इसे लिख दें कि 2.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस में निकालना था आंसर 10⁻⁻, माइनस 2 में निकालना था, तो -2 में कितना आ गया, 2.5 आ गया, तो इसका आंसर हमने 2.5 लिख दिया। तो हमने 2 सवाल लगाए जिससे हमारे 4 नंबर पक्के हो गए और हमने 16 नंबर स्कोर कर दिए हैं अभी तक, बिना रिस्क लिए, बिना एफर्ट मारे, ज़्यादा हमने 16 मिनट में 16 नंबर ले लिए। बात समझ में आ रही, 16 में से 3-4 मिनट तो पहले निकाल दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन मल्टी करेक्ट हैं, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ी सी ताकत ज़्यादा लगेगी, धैर्य के साथ करने हैं। -2 की निगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखेंगे कुछ हो जाए निगेटिव नहीं करेंगे बस। ठीक, कुछ भी हो जाए निगेटिव नहीं करना तो नहीं करना, तो नहीं करना। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पेटी का करना है। HNO3 की जब रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज से तो हमें पता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो ये बन जाएगा। अब इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिया हुआ है, 52.7, और हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद HNO3 गिव्स द प्रोडक्ट हैविंग डिग्री कितनी आनी चाहिए, माइनस आनी चाहिए, यानी इसकी मिरर इमेज हमें चाहिए, इसकी मिरर इमेज चाहिए, इसकी मिरर इमेज चाहिए, एक ही बात है। तो इसकी मिरर इमेज जरा ढूंढना, इसकी मिरर इमेज बना लें जरा, तो देखना OH इधर होना चाहिए, H H OH OH H OH H और CH2OH। ये मिरर इमेज हमने, अगर तुम उसकी बनाना चाहो तो उसकी भी बना सकते हो, इसकी बनाओगे तो ये COH आ जाएगा। अब देखना, हमें H दोनों राइट में चाहिए और तीन H राइट में चाहिए और एक OH लेफ्ट में चाहिए, सेकंड नंबर वाला राइट में चाहिए। तो पहले में 2H आ गए तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इसमें भी 2H आ गए तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगले वाले में क्या करा है, अगले वाले में एक H इधर आ गया, एक OH आ गया, 2H है, तो हमारा बिल्कुल देखा देखा लग रहा है, तो C ऑप्शन तो सही है, C ऑप्शन सही है। ठीक, C ऑप्शन सही है। अगर इसे ऑक्सीडाइज करके 180 डिग्री रोटेट कर दें, ये भी ऑप्शन देखना जरा, इसमें देखो इधर एक H इधर है और 3 OH इधर एक साथ है ना, वैसे ही है, बिल्कुल देखो वैसे ही है। इसकी मिरर इमेज अगर से 180 डिग्री रोटेट करते हैं ऑक्सीडाइज करके तो वो बन जाएगा COH वाला। 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा बोलो, तो इसका आंसर D भी आ जाएगा। तो A B तो नहीं है, आंसर क्या है, C D है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है D तो C तो एकदम कंफर्म दिख रहा, तो 1 नंबर ले लो यार, हम तुम्हारा 1 नंबर ही जोड़ लेते हैं, इसमें 17 होगा नंबर, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कर रहा, वैसे तो 4 पूरे लेने चाहिए थे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो 1 में भी काम चल जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर 1 और 4 लिया तो जरा सी गलती की वजह से हमने 4 में से 1 ही ले पाया, 3 नहीं ले पाए नंबर, है ना। तो ये 3 नंबर हमारे मिस हो रहे थे, 4 नंबर ही जोड़ेंगे अपन तो, हम लोग तो 4 ही जोड़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो मिस नहीं किया है, ना करेंगे, पेपर में आसानी सवाल था। करें रिएक्शन Q विद PHSNA yields an organic compound that gives positive carrier test Na2O2 से होता है, तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, क्या बनता है, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये तो जिसमें सल्फर हो वो टेस्ट देगा, या जो SN2 या SNAR करके सल्फर बना दे। तो देखो ये SNAR के लिए मेन जगह है,
क्योंकि NO2 क्या लगा रहा है, -M ऑर्थो और पैरा से, तो ये दे देगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, SPH बन जाएगा और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 बन जाएगा। अब इसमें -M लग तो रहा है, लेकिन मेटा पोजिशन पे तो -I लग पा रहा है, तो इसमें SNAR नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल। हमने बताया था कि ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए, इसमें तो ये +M भी लगा रहा है और मेटा पे भी है, तो दोनों ही गड़बड़ हो गया। इसमें ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें हो जाएगी रिएक्शन। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, A और D आ जाएगा। आसानी से करने वाला सवाल था, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कोलाइड्स। स्टेटमेंट पढ़ते अगर हमें आता होगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे ना। करेक्ट बताने हैं। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन ऑफ कोलाइड सॉल्व बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, ये तो कोगुलेशन होता है। ये तो हमारे सरफेस सबने पढ़ रखी है, तो कोगुलेशन होता है। ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है, हमें सही बताना है। कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन। अब देखो होगा क्या कि एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन में, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन में, तो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो डिप्रेशन होगा। कंफ्यूज हो रहा है यार इस सवाल में, तुम भी ऐसे ही हो गए कि क्या करें, कम हो रहा है, मॉड लेना, क्या छोड़ दो ना, मत लगाओ सवाल, इसे छोड़ते हैं। वैसे सही है ये, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना एग्जाम का रख रहा हूँ कि यार मेरे को दिक्कत हो रही है इसे लगाने में। हायर टेम्परेचर कहें कि ट्रू सोल्यूशन का हायर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव जा रहा है, तो पता नहीं क्या कह रहा है। ठीक है, सर्फेक्टेंट फ्रॉम कोलाइड माइसेल्स फ्रॉम अबव कंसंट्रेशन, सर्फेक्टेंट फ्रॉम माइसेल्स अबव क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और मिसल्स आर मैक्रोमोलिकुलर नहीं, ये तो क्या होते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं। तो देखो हमें 3 स्टेटमेंट पता थे, चौथे में हम कंफ्यूज थे, तो हमने 1 नंबर लिया ऐसे सवाल में। हमने निगेटिव नहीं करना है, हमें पता है कि भी सही, लेकिन हमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया है, सिर्फ भी नहीं करना। 14 क्वेश्चन तो करना ही नहीं था, क्योंकि हमने इसमें सर्कल मार रखा था। ये क्या था, ग्राफ वाला सवाल था। आगे बढ़ जाता है। 15वां सवाल क्या कह रहा है, 15वां सवाल ये कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द मेटल टू द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब मान लो मेटलर्जी हमारे दिमाग में आ रही थी, लेकिन इतने सवाल लगाने के बाद निकल गई, तो हम इसे भी जाने देते हैं कि नहीं करेंगे, छोड़ दो, पता नहीं क्या है। कंफ्यूज होने से अच्छा है कि नहीं करेंगे। मैं तो कर दूंगा, सही आंसर ही बता दूंगा, लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि इतना बेयर मिनिमम तो तुम सवाल ढूंढ ढूंढ के अच्छे लगा ही सकते हो। कह रहा है मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एस व्हिच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। अब डाइल्यूट NaOH के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो उसे एम्फोटेरिक होना चाहिए। एम्फोटेरिक किस में है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, और ये तो Hg तो NaOH के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं, ठीक। और डाइल्यूट HCl के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो कौन बनाएगा, AgCl बना देगा। और BiCl भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, BiOH भी व्हाइट होता है, तो 2 हो गए और Pb हो गया। ठीक है, कौन कौन से बने, BiOCl व्हाइट बना, BiCl2 3 वाइट बना, ठीक। और PbOH होल ट्वाइस या बना, और इसमें बना क्या, PbCl2 वाइट बना, इसमें AgCl वाइट बना और BiOCl। तो इसके आंसर ABC आ गए। तो इसमें हमें पूरे नंबर 4 मिलने चाहिए। हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे, ये बिल्कुल हमने अपनी बुद्धि से सही किया, गलत हो जाएगा तो देखेंगे, लेकिन हमें कुछ किसी पे तो कॉन्फिडेंस होगा ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स विच मे बी फॉर्म ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-ene। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-ene है, और इसमें Br2H ले लिया। अच्छा, इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें तो हम अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे सवाल को। अब Br2H से कर रहे हैं और पॉसिबल आइसोमर बताने, तो देखो एक तो यहाँ रेडिकल बन सकता है, 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 और यहाँ रेडिकल बन सकता है। इतनी यहाँ रेडिकल बन सकते हैं, तो बना ही लेते हैं यार, है ना। तो यहाँ पे बन गया CH2Br, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है,
जब यहाँ पे रेडिकल बना तो यहाँ पे बनाया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। ठीक, यहाँ पे किया, यहाँ पे लगा दिया तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आ गया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। तो ये 4 ऑप्टिकली एक्टिव आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। अब 9 बन गए। अब जरा देखना कहीं पे रेडिकल क्या रेजोनेंस भी कर पा रहा है। अरे हाँ यार, रेजोनेंस भी तो कर रहा है। ये वाला रेडिकल रेजोनेंस करेगा। जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ लगा देंगे और यहाँ बी आर लग जाएगा। तो ये तो आइडेंटिकल बन गया यार इसी के। किसके बन गया आइडेंटिकल? किसी का आइडेंटिकल बनाना, इसके आइडेंटिकल बन गया। तो इसे बनाने का कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ पे रेडिकल, ये वाला रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो क्या बनेगा? जगह कम है, यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पे बना रेडिकल और ये बन गया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। तो 2 यहाँ से बन गए। अब कितने हो गए? कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एक रेडिकल अभी भी छूट रहा है। हम तसल्ली से लगा रहे हैं सवाल। तो एक रेडिकल अगर देखोगे तो ये वाला रेडिकल भी रेजोनेंस कर सकता है। जब इसने रेजोनेंस किया होगा तो क्या बनाया होगा? इसने रेजोनेंस किया होगा तो यहाँ पे रेडिकल बनाया होगा और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। तो इससे भी 2 बने। तो टोटल काउंट कितना आया? 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। हमारे हिसाब से 13 आंसर आ रहा है। हम 13 लिख देंगे। सही हो या गलत हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोनोलिसिस करानी है भाई। तो ओजोनोलिसिस करा लेते हैं। ओजोनोलिसिस करा दी। और इसकी NH2OH से रिएक्शन कराई। NH2OH से रिएक्शन कराई तो जहां जहां OH डबल बॉन्ड O था अब वहां वहां ऑक्साइड बन जाएगा। NOH आ गया, यहाँ पे भी NOH आ गया। समय ही समय है हमारे पास। तो ये का ऑक्सीजन रेजोनेंस की वजह से sp2 है। नाइट्रोजन और कार्बन तो sp2 है ही। तो 1 पे 3 है तो 3 इंटू 4 कितने हो गए? 12 हो गए ऐसे एटम्स। तो 12 एटम्स आ गए sp2। तो आंसर आ गया कितना? 12 आ गया। ठीक, sp2 हाइब्रिड कार्बन पूछे थे। अब द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ किसके? pt अमोनिया 4 Cl2 Br2। इससे सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा। और कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा बना लेते हैं। pt अमोनिया 4 Br2 अंदर ले लें और Cl2 को बाहर ले लें। तो इससे भी 2 बनेंगे। कौन से? सिस और ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव की तो बात ही नहीं है। फिर बन जाएगा pt। अब की बार एक आयनाइजेशन आइसोमर बना दें। एक ClBr अंदर ले लें और एक ClBr बाहर ले लें। तो इससे भी 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। तो टोटल कितने बन गए? 6 बन गए। इसका आंसर आ गया 6। तो हमारे आंसर कौन कौन से सही होंगे ये देख लेते हैं, है ना। तो आंसर 4 नंबर इसमें मिले। 4 नंबर हम लोग कोई और कलर के पेन से लिख लें। इससे लिख लेते हैं। तो हमारे 4 नंबर है, 4 8 4 12 नंबर तो यहीं आ गए। सरल सवाल ढूंढ ढूंढ के लगाए। 12 12 4 16 16 इसे हमें पता नहीं था, छोड़ दिया। 16 1 17 17 और 4 21 21 और 4 25। फिर हमें नहीं आता था 25 और 4 2 सवाल लगाए 2 नंबर के। 29 29 तक पहुंच गए। यहाँ ध्यान रखना 29 और फिर यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया और सिंगल करेक्ट हमने 12 सही किए थे। तो 29 + 12 कितने हो गए? 41 मार्क्स हो गए। मैंने कहा था ना कि अगर तुम ढूंढ के लगाओगे तो यार 40 नंबर का पेपर देखो सही होगा। मेरे को नहीं पता था मैं कितना कर पाऊंगा। तो 40 नंबर का पेपर बिल्कुल सही किया जा सकता है एट एनी कॉस्ट और हम लोग हमेशा सही कर पाएंगे उसे। इतनी बात समझ में आ गई।
तो हम लोग अच्छे से सवाल को करेंगे, डरेंगे नहीं। इनऑर्गेनिक के मैं बूस्टर क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक के बूस्टर क्वेश्चंस और लेके आ रहा हूँ फटाफट। कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तुम्हारे पास पहुँचे। बस कनेक्टेड रहो, परेशान मत हो और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।